ओ हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये यूनिट का नाम है। ओके। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कर लिया है। ओके, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर अभी हमारा रह गया है, उसकी चिंता आप लोग मत करिए, उसको भी करवा देंगे आपको। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये था तो हमने सोचा पहले ये करवा दें। ओके। बाकी एक या दो वीडियो में उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, अगर आप चाहो तो आप खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें थ्योरी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, काफ़ी चीज़ उसमें से रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन अभी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 मूविंग चार्ज, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो भैया इसका वेटेज देख लेते हैं। तो 11 नंबर का इसका वेटेज है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 4 आने वाले हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ से आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि भैया 11 नंबर का यहाँ से वेटेज आएगा। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ से 4 तो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे आपके, और एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से आएगा डेफिनेशन टाइप, तो वो भी हमें देखना है। ओके। हम लोग आपको सारी चीज बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अगर आप लोग ये सीरीज पूरी अच्छे से फॉलो करते हो तो ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ये बात की श्योरिटी है। इतना अच्छे से आपको पढ़ाएंगे कि आपको मजे आ जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट बहुत बेहतरीन चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। ओके। तो स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं अब। तो चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे। ओके, और इंडक्शन क्या होता है उसको भी समझेंगे। चलिए, तो बात वही है, वेटेज वगैरह सब कुछ वही है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 है यूनिट का, तो बात वही हो जाएगी हमारे लिए। आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की ही। तो यहाँ से एक टॉपिक हमारा रिड्यूस हो चुका है, जिसका नाम है एडी करंट। एडी करंट छोटा सा टॉपिक हमारा हुआ करता था, लेकिन अब ये रिड्यूस हो चुका है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं अब, कौन कौन से टॉपिक हमारे होते हैं इस चैप्टर में जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन के सामने टॉपिक देख पा रहे होंगे, ये सारे टॉपिक अब हमें पढ़ने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये हम लोग पढ़ेंगे। फराडे से एक्सपेरिमेंट ये भी पढ़ेंगे। फराडे के नियम हम लोग पढ़ेंगे। लेंस के नियम पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों को समझेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद एडी करंट आपका रिड्यूस हो चुका है भैया, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद सेल्फ इंडक्शन इन सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल, ये हम लोग पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन इन सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। अब आपको बात बताते हैं एक अब आपको बात बताते हैं, ये जो इधर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स जो हमारे पास है, ये टॉपिक आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो सीरीज फॉलो करोगे तो आपको इनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात की श्योरिटी है। चलिए, तो अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स रहेंगे जो कि ज्यादातर थ्योरेटिकली है, लेकिन समझना जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की, यहीं से हमारा चैप्टर की शुरुआत मानी जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों पढ़े, क्या इसकी जरूरत है? तो अगर आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़ते हो तो आगे के टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है, ठीक है, गॉस थ्योरम में, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगभग लगभग सेम ही चीज होती है। छोटा सा अंतर यहाँ पर ये आ जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन होती थी, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन होती है। आप लोग एक बार डेफिनेशन खुद पढ़ के देखिए। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through normally area in a magnetic field called magnetic flux, it is denoted by phi b। तो एक इस तरह से आप लोग लॉजिकल एरिया बना लीजिए। ये हमारा एरिया बन गया थोड़ी देर के लिए, अच्छे से नहीं बना लेकिन ठीक है, काम हो जाएगा। अब इससे अब इससे लाइन पास करवा दीजिए। ये लाइन पास करवा दी, नॉर्मल होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह से कि एंगल 90 डिग्री का बने एरिया और इसके बीच में, लाइन के बीच में।
इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस टर्म को हम लोग पूरे को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अब जितनी लाइन इसमें से पास करेगी इस एरिया से, वही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। कितनी लाइन पास कर रही है यहाँ से, यहाँ से भी 4 लाइन पास कर रही है, लेकिन एक्चुअल में तो लाखों करोड़ों लाइन होती है। ओके, तो ये बात है, समझ में आ गई चीजें आपको। तो 5B से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 5B से। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस होती है, जो आपने पहले पढ़ा था वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस हुआ करती थी। 5B से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बी का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से आप समझ सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद एरिया ले लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी एक एरिया से, वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप लोग डॉट लगा सकते हो। अगर आप लोग डॉट को हटाओगे तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, जिसको आपको याद कर लेना है। इसको याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसकी जो यूनिट बनती है उसके ऊपर आ जाइए जरा। यूनिट ऑफ बी टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को आप लोग वेबर बोल सकते हो। कैसे आया आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर बी हमारी टेस्ला की टेस्ला हो जाएगी, बी की यूनिट टेस्ला हो जाएगी। एरिया जो होता है उसको मीटर स्क्वायर में हम लोग लेते हैं। तो आप लोग टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ले सकते हो, या फिर इसी को एक और नया नाम दिया गया है, एक नई टर्म इसको इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर। वेबर, वेबर इसी को डिनोट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्लक्स की यूनिट कौन सी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट कौन सी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट कौन सी, तो आप क्या बोलोगे, वेबर। क्या बोलोगे, वेबर। ये ऑब्जेक्टिव में कितनी ही बार एमपी बोर्ड ने पूछ लिया है। तो ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स 2 नंबर के लिए, और यहाँ से ये जो यूनिट है ये 1 नंबर के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ जाइएगा आप लोग। ये दोनों आप लोग अच्छे से कर लीजिए। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आईएमपी लगा सकते हो आप लोग। इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान सकते हो। वैसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग अलग से भी करेंगे। पूरा सिलेबस हो जाए अपना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे अपन। ओके, परीक्षा बहुत परीक्षा देना आ चुकी है, तो ऑब्जेक्टिव भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आगे हमारे पास आता है एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे। फैराडेस का ये एक्सपेरिमेंट है, तो समझते हैं क्या होता है। यहां पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। कंडीशन ए के ऊपर अभी आपको फोकस करना है। कंडीशन ए के ऊपर आपको अभी फोकस करना है। कहां पर है कंडीशन ए, ये हमारे पास कंडीशन ए है। यहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। यहां पर हमने क्या कर रखा है, एक सर्कुलर कोयल हमने बना रखी है इस तरह से। ठीक है, ये कोयल हमारे पास है। और क्या है हमारे पास, कोयल के अलावा एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, डिफ्लेक्ट करके बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ये 2 काम कौन करता है भैया, गैल्वेनोमीटर करता है। उसके बाद एक और कंपोनेंट हमारे पास है ये क्या है हमारे पास, ये हमारा बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट हमारा हो गया। तो 3 कंपोनेंट हमारे पास है। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए, कोयल हमारे पास है, मैग्नेट हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने गैल्वेनोमीटर से इस कोयल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट को रखा रहने दिया। नो मोशन, अभी हमने मैग्नेट का बिल्कुल भी मोशन नहीं करवाया है। ठीक है, इस बार मैग्नेट का बिल्कुल भी मोशन हमने नहीं करवाया है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसने कोई डिफ्लेक्शन शो करी क्या, नहीं करी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसने दिखाई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। अगर ये डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में, तो आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर कुछ करंट जनरेट हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अब हमने एक काम किया, इसी मैग्नेट को इसी मैग्नेट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाया। लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाया, मोशन करवाया इसका। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहां पर, तो इसने डिफ्लेक्शन शो करी इस डायरेक्शन में। मतलब ये अब इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, इसने डिफ्लेक्शन शो कर दी है। अब डिफ्लेक्शन का मतलब यहां पर ये होता है कि इसमें करंट जनरेट हुआ है, इस कोयल के अंदर करंट आ चुका है। इस कोयल के अंदर करंट आ चुका है। कैसे आया, जब हमने इसको मोशन के स्टेट में लेके आए, मोशन के स्टेट में लेके आए। ओके, तो अगर आप लोग लेफ्ट डायरेक्शन में इसको मूव करते हो, तो डायरेक्शन करंट की कैसी आती है, इस तरह से आती है। मतलब इसको ये अपोज करता है, अपोज करता है इस करंट की डायरेक्शन को। मतलब इस मैग्नेट की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन को ये अपोज करता है। हमारा जो नया करंट बन रहा है इस समय, इस नया करंट का एक नाम भी हम लोग देंगे, वो भी आपको समझाएंगे। पहले तो आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, ये कैसे हो गया, ये तो एक तरह से जादू है, जादू, समझ रहे हो आप लोग। ये एक तरह से क्या है, चमत्कार ही तो है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट को मूव करवाया और देखा तो करंट जनरेट हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है उस समय के लिए। उस समय ये एक्सपेरिमेंट बहुत 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 ज्यादा फेमस हो गया था। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप के ऊपर। फिर से हमने क्या किया, हमारा जो मैग्नेट था उसको एक सिंपल सा रख दिया, लेकिन इस बार हमने इसको कहाँ पे रखा है, अंदर रख दिया, अंदर। ठीक है, कोयल के अंदर हमने इसको फिट कर दिया, तो क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि अब हमें इसका मोशन करवाना जरूरी है। अगर हम लोग मोशन नहीं करवाएंगे तो कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। मोशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रही बात समझ में आप सभी को? अगर हम लोग इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर हम बोल सकते हैं राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है। तो इससे हम लोग क्या समझे, इससे हम लोग ये समझे कि अगर हमने इसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट किया, राइट डायरेक्शन में मूव करवाया, तो क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, इस तरह से बनेगी। तो इतनी बात अभी समझ में आई कि भैया एक तो मोशन करवाना बहुत जरूरी है, और जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो अपोजिट बनेगी, अपोजिट बनेगी। मोशन भी कैसा करवाना है, रोकना नहीं है। मोशन करवा रहे हो तो करवाते रहो, रिलेटिव मोशन आपको करवाना है। मतलब अब यहां पर फिर से देख लो, अगर आपने फिर से इधर मूव करवाया हाई स्पीड के साथ, तो हाई स्पीड के साथ डिफ्लेक्शन आपको इस तरफ मिला। अगर आपने इस तरफ हाई स्पीड से मोशन करवाया तो यहाँ पर साउथ पोल है, साउथ पोल के साथ आपने मोशन करवाया तो यहाँ पर इस तरह से फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिला यहाँ पर। ओके, इतनी बात हमें समझ में आई। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से यहां तक कंक्लूड कर पाए हैं कि अगर हम लोग एक रिलेटिव मोशन करवाते हैं, मोशन रिलेटिव बोल रहे हैं हम लोग, मतलब करवाते रहना है, मोशन करवाते रहना है, डायरेक्शन उसकी चेंज करवाते रहना है। अगर आप लोग मोशन करवाते हो तो एक करंट जनरेट होगा। कौन सा करंट जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, समझेंगे इस चीज को क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अभी आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, एक्सपेरिमेंट से जो जो हमने चीज ग्रैब करी है वो आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। आगे इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इसमें फराडे के नियम जोड़ देते हो तो ये 5 नंबर के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी आपने देखा उसी को बोलते हैं। अब आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वेनेवर, वेनेवर जब भी रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, वेनेवर रिलेटिव मोशन टेक प्लेस between a coil and a magnet, then an induced EMF or current, induced EMF or current is set up across the end of the coil, across the end of the coil, called induced current or induced EMF. This phenomena is called electromagnetic induction. तो जो आपने देखा, जो आपने अभी तक देखा, इसी फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और जो करंट अभी हमारे पास जनरेट हो रहा था उसको आप लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, या फिर आप लोग जो बोल सकते हो ईएमएफ के टर्म में, तो आप लोग क्या बोलोगे, जो ईएमएफ हमारे पास जनरेट हो रहा था उसको आप लोग क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे। यहां पर लिख देते हैं अलग से इंड्यूस्ड, ये टर्म अब आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, इंड्यूस्ड। ठीक है, ये बना हुआ है किसी से, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो, या फिर हम लोग इसको करंट बोल देंगे अभी के लिए। ओके, ये बात हो जाएगी, क्योंकि ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि भैया रिलेटिव मोशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रिलेटिव मोशन नहीं करवाओगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करंट जनरेट नहीं होगा। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग रिलेटिव मोशन करवाते हैं, किस किस के बीच में, कोइल और मैग्नेट के बीच में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। किस किस के बीच में, सेटअप होता है अक्रॉस द एंड ऑफ द कोइल, दोनों कोइल के जो एंड होते हैं उनके बीच में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। इसको ही बोलते हैं, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं। और अगर हम लोग पूरे फिनोमिना की बात करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना बोला जाता है। ये चीज आपको लिखनी है, 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपसे बोल रहे हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं राइट फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। यहां पर लिखा हुआ है राइट फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अच्छा, तो फराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो वही लिखा हुआ है। अब उसने इनसे क्या क्या चीजें ग्रेप करी वो अब हमें बताना है। उसने इससे क्या समझा, उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब उसको जो समझ में आया उसने अपने नियम के अनुसार लिख दिया। ओके, ये नियम वैलिड नियम है, ऐसा नहीं है कि बस उसने अपने मन से लिख दिया, ये नियम वैलिड है। ओके, वेरीफाई हो चुके हैं ये समझ सकते हो आप। फराडेस लॉ ऑफ ईएमआई, तो भैया क्या हुआ, पढ़ते हैं इसको। फराडे गेव 2 लॉज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड, दिस लॉज आर कॉल्ड फराडे के नियम। ठीक है, फराडे के नियम। अच्छा, इतनी बात तो हमें समझ में आया कि भैया इसने 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए वो देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है। पहला नियम और दूसरा नियम, सिंपल सा नाम है, पहला नियम लिख दिया उसने, दूसरा नियम लिख दिया।
एक को बोला फर्स्ट लॉ, एक को बोला सेकंड लॉ। दो नियम दिए थे, दोनों को इस तरह से उसने क्लासिफाई कर दिया। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इसने कोई टेक्निकल नाम इसे नहीं दिया, नहीं तो आपको वो भी याद करना पड़ता। अब सिंपल हो गया कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लिखना है आपको। तो पहला नियम क्या बोलता है और दूसरा नियम क्या बोलता है वो समझते हैं। तो पहला नियम ये बोलता है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। देखो, हमने जो चीज समझी है उसने भी वही चीज समझी, लेकिन लिखने का तरीका उसने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है। टेक्निकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं। एक सर्किट बना लेते हैं, पहले तो कॉइल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर हम लोग अपना मैग्नेट ले आते हैं। ये हमारा मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट। अगर आप इसका रिलेटिव मोशन करवाओगे तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। लेकिन आपको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ाया था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, जो कि एक नॉर्मल एरिया से पास करती है, नॉर्मली पास करती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे थे। तो अब यहां से क्या होगी, आपको दिखाई नहीं देगी, ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल मैग्नेटिक लाइंस यहां से इस तरह से बनने वाली, काफी सारी लाइन बनेगी, ऐसा नहीं है कि यहीं पर बनेगी, यहां पर बना दो, यहां पर बना दो। लेकिन हम लोग सिर्फ वो लाइन लेने वाले हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मली बन रही है एक पर्टिकुलर एरिया के साथ। ओके, तो जितनी लाइन यहाँ पर बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ओके, तो अब आप लोग क्या बोल सकते हो कि भैया जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि चेंज आना जरूरी है मैग्नेटिक फ्लक्स में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, ठीक है, डी फाई बोल देते हैं चेंज के लिए। अगर यहाँ पर चेंज आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ये इन्होंने किसमें बोला, पहले नियम में बोला कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आराम से यहाँ पर करंट जनरेट होगा। वही तो बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो तो लाइन हमारी ज्यादा जनरेट होगी, कम जनरेट होगी, ज्यादा जनरेट होगी, कम जनरेट होगी। इस तरह से एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग चीजें। तो इन्होंने बस इतनी सी बात बता दी कि भैया अब आप लोग इसको थोड़ा टेक्निकली बोलो कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कुछ चेंज आएगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। आगे ये बात समझ में, पहला तो काफी सिंपल नियम था, अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा है। सेकंड नियम के ऊपर बात करते हैं। सेकंड नियम में काफी सारी चीज लिखी हुई है, बस लिखने को यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यहां पर कर दिया गया है पहले ही नियम का। क्या बोला मैंने, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो पहला वाला नियम पढ़ा है उसी का। मतलब यहां पर भी ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में सारी चीज आएगी। देखिएगा, पढ़े हम आपके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दोनों लाइन का मतलब आपको समझाते हैं, दोनों लाइन मतलब दोनों टॉपिक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इनका मतलब समझाते हैं। द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन की यहां पर बात नहीं हो रही है, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग ई लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को देखा था और ये बात हमने निकाल दी थी कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज करोगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। ओके, तो यही बात इन्होंने ऐसे बता दी कि अगर आप लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख लेते हो, जितना ज्यादा चेंज करोगे समय के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, वही हमारा क्या होने वाला है, वही हमारा ईएमएफ के, इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो हम लोग इसको भी डी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे से चेंज की बात कर रहे हैं तो समय में भी चेंज आएगा। अगर आप लोग फ्लक्स निकाल रहे हो 5 बजे आप लोग फ्लक्स निकाल रहे हो, और आपने 5 बज के 5 मिनट पर 5 बज के 5 मिनट पर फ्लक्स फिर से निकाला, तो अब इसके बीच में एक टाइम का गैप आया होगा। कितना गैप आया, 5 मिनट का गैप आया। तो ये बात जरूरी होती है कि भैया समय तो बीतेगा, समय हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, वो समय जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल तो आपको बस समझाने के लिए था, बाकी ऐसा नहीं होता है। तो बस ये आपको ये बताने के लिए था कि समय में चेंज आता है, तो समय हमने यहाँ पर लिख दिया डी फाई बाई डी टी। क्या मतलब हुआ उसका, टेक्निकल टर्म में आपको समझाते हैं। फ्लक्स देखो, फ्लक्स बार बार चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी ज्यादा लाइन बनेगी, फिर अगर हम लोग फिर से इसको इधर लेके आएंगे, इधर मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, फिर लाइन कम बनेगी, ज्यादा बनेगी, कम बनेगी, ज्यादा बनेगी, तो चेंज आ रहा है। ठीक है, फ्लक्स वन,
और फ्लक्स टू, इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ओके, तो अगर हम लोग इन दोनों में से माइनस कर दे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। और इसी को समय के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर लें, समय भी चेंज होगा। यहाँ पर T1 टाइम था, यहाँ पर T2 टाइम था। ओके, तो समय के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज आएगा, ये बात आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा वो आप लोग देख सकते हो। जो यहाँ पर बात बताई थी उसी को हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। द मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन पे यहाँ पर कोई भी खेल नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि समय के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चेंज आने वाला है। ओके, एसोसिएटेड विद द सर्किट, हाउ भैया, मानते हैं हम लोग बात की सर्किट से तो जुड़ा हुआ होगा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा, सवाल ये भी तो उठता है कि करंट हमारे पास कब तक रहेगा कोइल में। तो कोइल में जो करंट आपने जनरेट करवाया है, आपने इतनी मेहनत करी, आपने मैग्नेट को मूव करवाया, रिलेटिव मोशन करवाया, तो कब तक हमारा करंट हमारे पास रहेगा। तो इसका उत्तर ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब तक आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाते रहोगे, मूवमेंट करवाओगे अपने बाहर मैग्नेट का, तब तक यहाँ पर आपको करंट देखने को मिलेगा। उसके बाद करंट को भूल जाओ आप लोग। ओके, चलिए, तो ये बात भी आपको समझा दी। उसके बाद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जैसा कि आपसे हमने बोला था ये करने वाले हैं, तो आपको वो समझा देते हैं। थ्योरी आप लोग नीचे पढ़ सकते हो, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, वही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ, पढ़ा देते हैं आपको ये भी। लेट द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट चेंज फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, फाई 1 टू फाई 2 इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड। तो आगे देखते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू हो जाएगी हमारी बातें। तो हम लोग लिख सकते हैं ई ई तो नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो अभी आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो फाई 2 में से फाई 1 को माइनस कर दो। टी यहाँ पर क्या है, जितना समय हमारा आया हुआ है, मतलब T1 T2 माइनस T1 कर दो, तो ये हमारे पास टी आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा भैया, इतना टाइम हमारा यहाँ पर बीत चुका है, ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब फराडे के नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। लिख सकते हैं हम लोग डी फाई बाई डी टी, यही होता है। फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी लिख लो, या फिर आप चाहो तो डी टी लिख लो, लेकिन अब टी को बोल देना कि टी यहाँ पर क्या है, टी हमारा टाइम है, T2 और T1 के जो गैप आ रहा है उसके बीच का, तो हम लोग डी टी लिख सकते हैं। ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे। अब हमारा अगला काम होता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने का। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर के साथ एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपका प्रश्न ये होगा कि चलो के तो हमने माना कि आ गया, लेकिन ये माइनस साइन क्यों आया साथ में। तो हियर हियर माइनस साइन shows the direction of induced EMF in such that it always opposes the change in magnetic flux associated with the circuit। तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शन यहाँ पर होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो अपोज करेगी किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ओके, इसलिए हमने नेगेटिव साइन का यूज किया। तो नेगेटिव साइन कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि हमारा करंट या फिर जो ईएमएफ है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि हमारा ईएमएफ नेगेटिव है। नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन हमारी अपोज कर रही है। किसको अपोज कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रही है। अच्छा, तो यहां तक हमने कंक्लूड कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, कहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अगर हम लोग के की वैल्यू को 1 रख दें, के की वैल्यू को अगर हम लोग 1 रख दें तो क्या होता है। और जहां तक के की वैल्यू यहाँ पर जब फाइंड आउट की जाती है, ठीक है, एसआई सिस्टम में और एयर और वैक्यूम मीडियम में, तो के की वैल्यू 1 मानते हैं हम लोग। तो उस वजह से यहाँ पर इस प्रकार का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, और यही फॉर्मूला आपको याद करना है, यही फॉर्मूला आपको याद करना है। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आगे के हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और जो भी हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं छोटे छोटे, वो सारे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। अब तक आप सभी को ये चीज समझ में आ गई है। याद करना आपके लिए बहुत आसान है, डी फाई बाई डी टी करो, माइनस साइन आगे लगा दो, बस खत्म हो गया यहाँ पर। तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। ए इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ए इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्टार्ट करने से पहले अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहां पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए था, कि आपने फराडे के जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर तो बात कर ली है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा बचा हुआ है कि डायरेक्शन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करें। क्योंकि जो लास्ट वाला केस था, अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर, फिर से दिखाते हैं आप, यहाँ पर आपको दिखाते हैं फिर से वो केस जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला केस आप लोग देखेंगे, हमें सारी चीज समझ में आ गई थी, और काफी सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट था कि यहाँ पर क्या हो गया। जब हमने जब हमने एस को, मतलब जो हमारा बार मैग्नेट है, उसमें जो साउथ पोल है उसको अगर हमने इस साइड ले लिया, लेफ्ट साइड, और फिर इस तरफ मूवमेंट करवाया, तो डायरेक्शन जो करंट की वो इस तरफ क्यों आई? वो तो इस तरफ आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन आता है कि यार डायरेक्शन को किस तरह से डिफाइन करें। हमने मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि मैग्नीट्यूड तो भैया हम लोग निकाल सकते हैं फराडे के सेकंड नियम के अनुसार, लेकिन अगर बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास आता है डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास आता है लेंस का नियम। लेंस का नियम लेंस का लो। अच्छा, तो लेंस लो हमारे पास अब आ चुका है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ लेंस लो पहले आया या फराडे का नियम पहले आया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर सिंपल सा होना चाहिए कि फराडे का नियम पहले आया। लेंस ने तो क्या किया, पहले उसको समझा, उस एक्सपेरिमेंट को समझा, उसके बाद उसने अपना जो भी लॉ था उसको इंक्लूड किया, कंक्लूड किया। आया समझ में? तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे क्या चीजें याद रहती है आपको। फराडे का नियम हमें समझ में आया, अब लेंस का लॉ हमें समझ में आएगा। In the year 1824, German scientist Lenz proposed a law to find out the direction of induced current. This law is based upon conservation of energy. तो समझ में आ गया आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भैया इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो लेंस के नियम में हमें समझ में आती है। ये जो नियम होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एनर्जी जो होती है वो कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी जो होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रेवल होती है, या फिर आप बोलते हो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग गाड़ी को धक्का देते हो तो गाड़ी की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, गाड़ी चलने लगती है, तो आपकी एनर्जी कहाँ गई? उस गाड़ी में गई है। ओके, तो यही बात होती है, एनर्जी जो होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती या फिर क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो बस फॉर्म चेंज करती है अपना। ओके, ये बात होती है। तो ये जो लेंस का नियम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस इसी नियम के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज और द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। तो अब इन्होंने सिंपल सी बात ये बता दी कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इन सच दैट इट अपोज द चेंज और द इट अपोज द चेंज और द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। तो जो भी इसको पैदा करेगा, जो भी इसका कारण होगा प्रोड्यूस होने का, उसको ये अपोज करेगा। समझ रहे हो आप लोग बात? क्या चीज यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपोज करेगा किसको? अपोज करेगा चेंज को वो अपोज करेगा। किस चेंज को अपोज करेगा? जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। इसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है अगर आपसे बोले तो आप लोग क्या बोलोगे? बार मैग्नेट का जो मोशन करवाया था हमने, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस्ड हुआ था, तो उसी को ये अपोज करेगा। ओके, इसके लिए एक थ्योरम बताई गई है, एक एग्जांपल लिया जाता है, काफी सारी बुक्स प्रेफर करती है। सन किल्स सन किल्स किल्स फादर फादर। ओके, बेटे ने अपने ही पिता का मर्डर कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो उनकी मृत्यु का कारण बन गया। ओके, सन की जगह पर आप लोग डॉटर भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन ठीक है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो ये बात होती है, जो जिसको पैदा करेगा वही उसका कारण बनेगा मृत्यु का। ये आप लोग इस तरह से समझ सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज और द कॉज विच प्रोड्यूस इट। उसी को अपोज करेगा, उसी को कम करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात ये है।
लेंस लॉ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो बार हमने ये लिखा हुआ है, लेंस लॉ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, लगा सकते हो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट इसे, ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग उठाकर देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। परीक्षा बहुत, परीक्षा अध्ययन ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट होती है। और क्वेश्चन बैंक लगा लो, ये तीन चीजें आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, वैसे करवाएंगे आपको तैयारी ऑब्जेक्टिव की अलग से, लेकिन अभी तो हमारा चैप्टर जो मेन सब्जेक्ट सिलेबस है वो हम लोग कवर करेंगे। साथ साथ आपको बताते रहेंगे कहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको करना है, कैसे करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी चिंता भी आप लोग मत करो। लेंस लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो कैसे करता है, कैसे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो देखिए, होता क्या है, हमने क्या किया, हमने यहां पर हमारा जो बार मैग्नेट था उसमें हमने एनर्जी लगाई, उसका मूवमेंट करवाया, मूवमेंट करवाने में एनर्जी लगी, थक गए हम लोग मूवमेंट करवाते करवाते। अगर आपसे बोलें कि ले भाई मैग्नेट, और इस मैग्नेट को मूव करवाता रहे, मूव करवाता रहे और सुबह तक करवाता रहे इसको मूवमेंट, और हमारे पास करंट जनरेट होता रहेगा, तो क्या वो आदमी नहीं थकेगा? क्या वो भगवान है या फिर वो रोबोट है? रोबोट भी थक जाते हैं, उनकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो समझ रहे हो आप लोग, आपकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जा रही है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है, आप लोग इस तरह से बोल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी। और इसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, अब आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग बता रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, ये सिर्फ फॉर्म चेंज कर रही है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर जा रही है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही बात यहां पर लिखी हुई है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन लेकिन ये बात तो हमें समझ में आ गई, और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये थ्योरी, इस थ्योरी में एक और बात समझाई गई है कि अगर आप लोग मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और साउथ है, अगर आप लोग इसको इस तरफ लेके आते हो, इसको इस तरफ लेके आते हो, तो ये क्या होगा, अगर आप लोग इसको इस तरफ मूवमेंट करवाते हो तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये इसको अपोज करेगा, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, देखिए, ये साउथ पोल है, साउथ पोल को साउथ पोल रिपल करता है, तो ये भी अपने अंदर एक साउथ पोल बना लेगा, साउथ पोल अपने अंदर बना लेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कैसे बना लेगा साउथ पोल, क्या हमको साउथ पोल दिखेगा? देखिए, मान लीजिए ये रिंग है हमारे पास, तो साउथ पोल का मतलब इस तरह से समझिए आप लोग, इस तरह से। अब इसको क्लीन कर देते हैं, ये ये है साउथ पोल, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की होगी, समझ में आया? ये है करंट की डायरेक्शन, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से बनेगी। कौन से करंट की बात कर रहे हैं? इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, अगर आप लोग इसको इस तरफ मूव करते हो तो क्या होगा, इस तरफ मूव करते हो तो क्या होगा, अब ये इसको भी अपोज करेगा, इसको भी अपोज करेगा, ये कुछ भी काम करे उसको अपोज करेगा, सिंपल सी बात ये है। अब ये इससे दूर जा रहा है, तो ये क्या बोलेगा, क्यों जा रहे हो हमसे दूर, मत जाओ हमसे दूर। ठीक है, इसके लिए क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। अब नॉर्थ पोल से क्या मतलब है, अपने अंदर नॉर्थ पोल कैसे बनाएगा, ये देखिए, इस तरह से। अब इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और क्या, ये इस तरह से। तो इस तरह से आपको बताना है और एग्जाम में इस तरह का डायग्राम आपको बना देना है। ओके, समझ में आ गई चीजें आपको, किस तरह से काम करता है हमारा लेंस लो, किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर और बड़ा डायग्राम हमने आपके सामने बना रखा है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। देखो यार, इसमें समझाने लायक अब कुछ बचा नहीं है, सारी चीज आपको हमने एक्सप्लेन कर दी है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इफोर्ट डालो यार। ओके, सेल्फ इंडक्शन की अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो अभी तक हमने फराडे के नियम करे, फराडे के नियम करे, उसके बाद हमने क्या किया, लेंस लो कर लिया हमने, लेंस का तो एक ही नियम था। तो अब हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, और क्या हमें और भी इंडक्शन पढ़ने जरूरी है क्या, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। आ जाइए थ्योरी के ऊपर, क्योंकि सबसे अच्छा आंसर कौन देता है, थ्योरी देती है। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भैया थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरी से तो आपको चीजें समझ में आती है। कभी भी ऐसा लगे आपको कि यार समझ में नहीं आ रही चीजें, आ जाओ थ्योरी के ऊपर, समझ में आ जाएगा आपको। तो बात हमारी थी कि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, और सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि क्या आने वाले समय में हम लोग आने वाले टॉपिक देखेंगे, सेल्फ इंडक्शन के अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है,
on increasing on increasing the value of main current, on increasing the value of main current, the direction of induced current will be opposite to that will be opposite to that। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एक एक लाइन का मतलब आपको समझा रहे हैं। ओके, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए, क्योंकि एट द एंड आपको लिखना खुद को है। तो आपको अगर कीवर्ड्स इसमें पता चल जाएगा, चीजें समझ में आएगी, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहां से लेकर यहां तक समझाते हैं। तो इस तरह से बन गया हमारा भैया। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम लोग अपने मेन करंट को बना लेते हैं। ये ऐसी करंट है, ऐसी ऐसी करंट है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भैया, थोड़ा सा अब आपको बता देते हैं। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती, करंट इस तरह से मूव करता है। ओके, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ये हमारा चैप्टर है, अलग से पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अभी आप लोग इतना समझो, जो हमारे घरों में करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है। और जो हमारे पास बैटरी वगैरह होती है, मोबाइल की बैटरी हो गई, आपके पास कोई सेल हो गया, उसके अंदर जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है। ओके, जो आपके घरों में बल्ब लगे हुए होते हैं, वो बल्ब एक सेकंड के अंदर काफी बार बंद भी होता है, काफी बार चालू भी होता है। बंद चालू होता रहता है, लेकिन वो इतनी फास्ट होता है कि हमें दिखता नहीं है। ये फिनोमिना होता है एसी करंट का। ये फिनोमिना होता है एसी करंट का। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो हमने एसी करंट यहां से फिट कर दिया, अब करंट इस तरह से जाएगा। एक्चुअल में हम लोग बना रहे हैं इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, कभी कम कभी ज्यादा होता रहेगा। ओके, लेकिन लिखने को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर करंट जाएगा इस तरह से। तो इसके अंदर एक और करंट जनरेट होगा, एक और करंट जनरेट होगा कुछ इस प्रकार का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देंगे, या फिर इंड्यूस्ड करंट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी कि ये इसको अपोज करेगा, ये इसको अपोज करेगा, अपोज करेगा। तो अच्छा, ये इस तरफ आ रहा है तो इसको अपोज किया इसने, तो ये इस तरफ बना देगा। अगर आप लोग ये मेन करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो ये भी इसकी अपनी वैल्यू बढ़ाता जाएगा और इसको अपोज करेगा। ओके, और अगर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि जब मान लो हमारा, कुछ भी थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, हमारे पास जो भी सिस्टम है, अगर उसमें चार्ज, करंट हमारा कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके, मान लो जैसे बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, समय के साथ साथ डिस्चार्ज होती रहती है। लेकिन बैटरी का एग्जांपल यहाँ पर देना अच्छा नहीं होगा। बैटरी का जो मेन फंक्शन होता है वो डीसी करंट पे होता है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो जो बैटरी होती है, बैटरी धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होती रहती है। डिस्चार्ज होने के साथ साथ उसकी जो इंटेंसिटी होती है करंट की, वो भी कम होती रहती है। ओके, तो अगर हमारा करंट धीरे धीरे कम होगा, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा बनेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो हमने पहले तो ये बात करी कि अगर हम लोग मेन करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसको अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट विल अपोज दैट। ठीक है, करंट विल बी अपोजिट टू दैट। ओके, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एंड ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मेन करंट, अगर हम लोग मेन करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो ये इसको भी अपोज करेगा कि भैया हम आप हमसे दूर क्यों जा रहे हो, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हो। तो अपनी डायरेक्शन को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। किस तरह से चेंज करेगा, अब अपनी डायरेक्शन को ये कुछ इस तरह से चेंज करेगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इस तरह से चेंज कर देगा कि ये इसको इतनी जल्दी मरने नहीं देगा, इस करंट को इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। ये बात यहाँ पे हो रही है। ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मेन करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी द डायरेक्शन मेन कर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंड्यूस्ड करंट विल इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। फिर से यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मेन करंट, ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मेन करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द डायरेक्शन, यहां पर लिखा हुआ है विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। आया समझ में, यहां पर ये फंडा होता है। तो अगर आप लोग करंट को डिक्रीज करोगे, तो यहां पर ये उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, आप लोग ये समझ के तो नहीं बैठ गए कि ये करंट के डायरेक्शन है, नहीं, ये करंट के डायरेक्शन थोड़ी ना है, करंट के डायरेक्शन तो यही है। ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन तो वही है। ये इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। तो उसी डायरेक्शन में ये भी फ्लो होगा। आ रहा है समझ में, कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप लोग, ये चीज यहाँ पर है। तो करंट यहां से था, अब इसको धीरे धीरे करके कम हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, तो ये अब इसको फॉलो करने लग जाएगा। इसी डायरेक्शन में ये बना लेगा अपना डायरेक्शन। ओके, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आप लोग पर्टिकुलर देख भी सकते हो, जैसे ही मान लो लाइट जाती है हमारे घरों में, तो जो लाइट होता है वो इतनी जल्दी बंद नहीं होता है, वो धीरे धीरे बंद होता है। धीरे धीरे बंद का मतलब क्या होता है, इतना भी धीरे नहीं होता है कि 2 घंटे लगा दिए उसने, नहीं, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे कम होता है।
ओके, आप लोगों को तो वो ऐसा लगेगा कि एक साथ बंद हो गया, लेकिन वो धीरे से बंद होता है। ओके, चलिए, ये बात होती है। अब क्या करें? अब क्या करें? चलो, हमें समझ में आ गया कि भैया जो हमारा इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन वो होता है, वो इस तरह से काम करता है। मतलब सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट का पैदा होना, उसी करंट के अंदर, उसी सर्किट के अंदर, उसी सर्किट के अंदर हमारा इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। ये बात यहाँ पे होती है। ओके। अब बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं गलती। वो यहाँ पर गलती ये करते हैं, वो ऐसी करंट को ऐसी करंट की जगह पर वो बस इस तरह से बना देते हैं। ये गलत होता है, ये गलत है। ओके, ये गलत है यार। तो हो सकता है आपसे भी गलती हो जाए, वो अच्छे अच्छे से गलती हो सकती है, क्योंकि यार अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने डीसी करंट के ऊपर ही बात करी थी, एसी करंट तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो इसलिए गलती हो जाती है, इनिशियली गलती चलती है, लेकिन एग्जाम में आप लोग गलती ना करें। ओके। हाँ, हो सकता है कि आप लोग गलती से भूल जाओ और वही बना दो सिंबल, तो तैयारी आप लोग इस तरह से करें कि उसको आप लोग अच्छे से बनाएं। ओके, इस तरह से बनाएं, एसी करंट को इस तरह से बनाएं। देखियो, हमने भी एक गलती कर दी थी यहाँ पर, वही आपको बता रहे हैं। हो जाती गलतियां यहाँ पर, ये देखिए। हमने भी कुछ इस तरह से बना दिया था, ये इस तरह से। लेकिन आपको चीजें समझने आनी जरूरी है, इसलिए हमने क्या किया, एक तो ये इमेज यहाँ पे लगा दी और एक ये इमेज यहाँ पर लगा दी। आया समझ में? ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? अब हम लोग आगे करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब वही डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करना है वो आपको सिखाएंगे। लेट आई बी द मेन करंट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आई हमारा मेन करंट है, फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट इज फाइव, इज फाइव। तो अभी तक हमने दो चीज मान के चली है, कि हमारे पास आई हमारा मेन करंट है और फाई हमारे पास क्या है, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा हमारा करंट होगा, उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, क्योंकि करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एन एरिया नॉर्मली। ओके। तो करंट हम लोग कौन सा ले रहे हैं? एसी करंट ले रहे हैं, और एसी करंट में तो आपको पता है कम ज्यादा होता रहता है, तो फ्लक्स को तो यही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा और हमारा आई आ जाएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं वो एल लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? एल। एल क्या है यहाँ पर? तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर एल है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आया समझ में? सेल्फ इंडक्शन का ये कोफिशिएंट है, इसका नाम दे दिया और कुछ नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, बाय फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम लोग ये जानते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं किसके अनुसार? सेकेंड लॉ के अनुसार ये जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो कि हमें अब देखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। ये देखा था हमने, माइनस डी फाई बाई डी टी कैसे आया वो आपको सब बता चुके हैं। तो अब यहां पर ये जो फाई है, फाई की वैल्यू सेल्फ इंडक्शन में क्या हो जाएगी? अभी देखिए हमने, फाइजिकल्स टू एल आई हो जाएगा, एल आई हो जाएगा, देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, एल आई हो जाएगा। तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पर, खत्म हो जाएगा, और क्या। डी एल आई रखो यहाँ पर डी टी रखो। माइनस साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे आएगा। तो ये बात हो गई। अब क्या करो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंको, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और यहीं पर ये बात लिखी हुई है। अब ये जो एल हमारा है वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये देख लीजिए। और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होता है, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होता है। आया चीज समझ में आपको? यही छोटा सा डेरिवेशन था। डेरिवेशन तो बोलने ही नहीं चाहिए इसे, दो तीन लाइन के स्टेप्स है। इसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक, ये तो हमारा हो गया सेल्फ इंडक्शन। अब हम लोग जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी यही स्टेप करेंगे, यही स्टेप हम लोग करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आप लोग खुद कर लोगे, ये बात की हमारी गारंटी है, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में चीजें आपको आएगी। तो कैसे आया? समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग अपना सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चाहिए, एल चाहिए, तो क्या करोगे? एल चाहिए तो बाकी जो चीजें हैं इसको इस साइड भेज दो, और नेगेटिव साइन को इस साइड लगा दो।
ओके, ये चीज हो जाएगी। यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर भेज दो, खत्म। और क्या कर सकते हो? मैनिपुलेट करना है और कुछ नहीं करना है, चीजों को इधर उधर करना है सर। फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एल, अगर हम लोग एल की बात करें, नेगेटिव साइन हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। मोड का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज। दोनों साइड मोड लगा दिया, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, नेगेटिव साइन को हटाओ। या फिर आप इस तरह से लिख लो इसको, ये इस तरह से। ओके, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगर आप लोग डी आई बाई डी टी को वन ले लेते हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पर E इजिकल्स टू हमारा एल हो जाएगा, लिख सकते हैं सिंपल, E इजिकल्स टू एल। ठीक है, डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन तो हम लोग लेंस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, ये रहेगा। ओके, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, E इजिकल्स टू एल हो जाएगा। तो हैंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हैंस द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द opposing EMF generated in the coil due to a unit rate of change of current in the circuit। तो अब आप लोग क्या बता सकते हो? अब आप लोग ये बता सकते हो कि जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? ई के ही इक्वल होता है। ई के ही इक्वल होता है, लेकिन कब होता है वो आपको बताना है। ई के ही इक्वल होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि आप di/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप लोग वन कर देते हो, अगर आप लोग वन कर देते हो तो तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरह से आप लोग एल को डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एल को डिफाइन कर सकते हो। एल क्या है? सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट। ओके, आप थोड़ी देर बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। हेनरी, हेनरी इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। इसकी यूनिट होती है सेल्फ इंडक्शन की, होती है यूनिट, सेल्फ इंडक्शन। और अगर आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि यही यूनिट हमारी म्यूचुअल इंडक्शन की भी बन जाती है। म्यूचुअल इंडक्शन की भी यही यूनिट बनती है, दोनों की सेम यूनिट आती है, हेनरी। और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में आपको? सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सेल्फ इंडक्शन हमें समझ में आ गया, ट्रीटमेंट भी कर दिया हमने मैथमेटिकल। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि इसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना है क्या? तो अभी तो सिर्फ आपने एक कोयल के अंदर देखा, उसी कोयल के अंदर आपने क्या किया? इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करवाया। अगर मान लो आपके पास दो कोयल है तो क्या होगा? तो वो केस में हम लोग एक और फिनोमिना पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को भी। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या मतलब हुआ म्यूचुअल इंडक्शन का? ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप लोग माइंड लगाकर पढ़ोगे, दिमाग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपके लिए कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। ओके, और अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो म्यूचुअल इंडक्शन की हम लोग बात करेंगे। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? थोड़ा सा आपको हिंट हमने दे दी थी कि आपको दो कॉइल यहाँ पर यूज करनी है। एक कॉइल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल को बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। शायद आपको ये इतनी क्लियर ना दिख पाए, लेकिन फिर भी आपको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। दो तीन टर्म हम लोग यूज करेंगे, इतने में ये फिनिश हो जाएगा। सेम टू सेम वैसा का वैसे, ये 90% चीज वही रहेगी, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आएगा, वो आपको बता देते हैं फटाफट। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। वेन एवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ कोइल और अ सर्किट, change the magnetic flux associated with the secondary coil placed nearby primary coil also change. That's why induced EMF generated in the secondary coil. This phenomena is called mutual induction. अगर आपको ऐसा लगे कि यार चीजें थोड़ी सी फास्ट हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करा करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो। उसके बाद एक बार और उससे पढ़ लिया करो, अपनी भाषा में अपने तरीके से इसको पढ़ लिया करो, क्योंकि चीजें हम आपको समझाएंगे, लाइन बाय लाइन समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं पूरा एक साथ पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। ओके, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये आपसे उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, लेकिन एक एक करके अब समझाते हैं। वेन एवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ कोइल, पासिंग थ्रू अ कोइल, अगर आप लोग एक कॉइल ले लो, उसमें करंट को पास करवाते हो। देखो यहाँ पर फिर से सिंबल कौन सा आएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर इस तरह से बनाना है आपको, इसको इस तरह से बनाना है। गलती यहाँ पर हो गई है, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, ये इस तरह से आएगा। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आई। वेन एवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ कोइल, कोइल से हमने करंट को पास करवा दिया। और द सर्किट पासिंग थ्रू अ कोइल और अ सर्किट, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये कोइल से पास कर दो या सर्किट से पास कर दो, बात वही है। चेंजेस, और करंट हमारा चेंज होता रहता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कोइल,
द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कोइल। अब हमें सेकेंडरी कोइल बनानी पड़ेगी। तो जैसी कोइल हमने यहाँ पर बनाई है, सेम टू सेम कोइल हमने यहाँ पे बना दी है, तो दो कोइल हमारी बन गई, प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल। अब यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कोइल। अब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो इसमें बनने वाला है, इस कोइल में जो बनने वाला है, अगर वो चेंज होता है, अगर वो चेंज होता है, इसको बना लेते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, इस तरह से इसको बना लेते हैं भैया। तो ये हमारी सेकेंडरी कोइल है, ये प्राइमरी कोइल है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि देखो लाइन तो ऐसी है कि जैसे ये करंट है हमारा, करंट रिवॉल्व कर रहा है पूरा। तो करंट ऐसा थोड़ी है कि किसी एक डायरेक्शन में लाइन को पास करेगा। ठीक है, तो करंट की जो लाइन है, मैग्नेटिक लाइन जो बनेगी यहाँ पर, वो तो सारी डायरेक्शन में बनेगी। ओके, तो जितनी लाइन इसमें से पास होगी, किसमें से पास होगी, इसमें से पास होगी, कौन सी वाली कोइल में से, सेकेंडरी कोइल में से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लाइन नॉर्मली पास होना चाहिए, उसको हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं फाई एस। इसमें भी कुछ फ्लक्स बनेगा, लेकिन इसका हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसको फाई पी बोल देते हैं। ठीक है, प्राइमरी कोइल का फ्लक्स, सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स। यही फिनोमिना हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यही फिनोमिना हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है विथ सेकेंडरी कोइल। ये जो सेकेंडरी कोइल है, प्लेस्ड नियर बाय प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइल के पास ही इसको रखा हुआ होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा ऐसे में। तो प्राइमरी कोइल के पास में ही सेकेंडरी कोइल रखी हुई होनी चाहिए। आल्सो चेंज, दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कोइल इज, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब यहाँ पर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसकी तो हमने पहले ही बात कर ली है, अब हम लोग इसकी देखेंगे कि अगर हमने कोयल को पास में रख दिया तो क्या वहां पर भी करंट जनरेट होगा, तो जी हाँ, वहां पर भी होगा। जैसे आपके घर में अगर दो भाई है, ओके, मतलब आप और आपके भाई हो, तो आप क्या करो, एक कोयल में करंट को पास करो, दूसरी कोयल में चेक करके देखो। ओके, तो आप लोग समझोगे इस एक्सपेरिमेंट को। आपके पास गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो ज्यादा वैल्यू में नहीं होता है। ओके, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर होना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि छोटा सा डिफ्लेक्शन आया या नहीं आया। ओके, तो ये बात हो गई। समझ में आई बात क्या है, यहाँ पर क्या फिनोमिना हो रहा है। दो कोइल हमारे पास है, एक प्राइमरी बोल रहे हैं, एक सेकेंडरी बोल रहे हैं। प्राइमरी में से करंट को पास करेंगे तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए अब करते हैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो हम लोग निकालेंगे फाई एस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई पी के। आई जो करंट हमारा मेन करंट है वो। ठीक है, करंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, जो हमारे पास आईपी है, जो कि प्राइमरी कोइल में बह रहा है। आईपी को, आईपी क्या है हमारा, वो करंट, वो मेन करंट जो कि आईपी मतलब प्राइमरी कोइल में बह रहा है। उसके बाद फ्लक्स में चेंज किस में आएगा, फ्लक्स कौन सा चेंज होगा, सेकेंडरी कोइल का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वही करना है, यहाँ साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर एम आता है, वहां पर एल आया था, यहाँ पर एम आ जाएगा। ओके, एम मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, एल के बाद एम आता है। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो, फाई एस इज इक्वल्स टू एम आई पी। तो बस यही है। एक तो ये जनरेट कर लिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप लोग काट दीजिए। ये हमने निकाल लिया कि भैया हमारा क्या आया, एम आई आ गया। फाई एस इज इक्वल्स टू एम आई, या फिर एम आई पी बोल दीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी करते थे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप हम लोग फराडे की मदद लेते थे, फराडे की हेल्प लेते थे, फराडे के नियम की हेल्प लेते थे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग बना देंगे। अब ये जो फाई है वो कौन सा है, सेकेंडरी कोइल का है, तो सेकेंडरी कोइल लिख दो, बस हो गया खत्म। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो जो आपने निकाली अभी थोड़ी देर पहले। तो फाइव एस की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, एम आई आई थी, एम आई पी लिख लीजिए यहाँ पर। तो बस, और क्या, यहाँ पर एम आई पी लिख दो। उसके बाद अपॉन में डी टी चलने दो। अब ये एम आगे आ जाएगा और आई पी बच जाएगा, तो सेम वही बात यहाँ पर हो गई। तो सेम टू सेम फॉर्मूले यहाँ पर आए हुए हैं, छोटा सा चेंज सिर्फ इतना सा हुआ है यहाँ पर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई बात समझ में, यही होता है। उसके बाद आगे की कहानी आप लोग खुद कर सकते हो, वही चीज आपको करनी है कि अगर आपको एम निकालना है तो इसको इधर भेज दो। उसके बाद अगर आप लोग इसकी वैल्यू वन रख देते हो तो आपका ई और एम बराबर आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ेंगे, जरूरी है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने सर आप तो ये पढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन बात ये है कि आपको ये चीज पहले से आती है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई थी, तो थोड़ा सा अपने अपने क्या बोले अब आपको, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो ये बात हो जाएगी। उसके बाद यूनिट के ऊपर बात करते हैं। तो भैया इसकी जो यूनिट बनेगी वो भी आपको हमने बता दी है कि इसकी यूनिट भी सेम टू सेम हेनरी ही बनेगी। जो वहां पर हमने देखा था वही यहाँ पर है, इसकी यूनिट भी हेनरी बनेगी। इन द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी।
दोनों की हेनरी बनेगी, क्योंकि ज्यादा चेंज थोड़ी ना किया है। हमारा चेंज किस में आया है? चेंज तो बस फॉर्मूले में जो हमारा कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज में चेंज आया हुआ है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है ना। तो यूनिट जो हमारी पहले की है वही हमारी यहाँ पर आने वाली है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या अंतर है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो आप चाहो तो इसको मन से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 से 5 पॉइंट आप लोग लिख लेना। पहला तो बता दोगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन लिख देना कि भैया इसमें ऐसा होता है, इसमें करंट दूसरी कॉइल में जनरेट होता है। उसके बाद सेकंड लिख दोगे कि यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल हमें जरूरत होती है, एक कॉइल की जरूरत होती है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमें दो कॉइल की जरूरत होती है, यहाँ पर एक कॉइल, यहाँ पर दो कॉइल। यहाँ पर हम लोग एल लिखते हैं, यहाँ पर एम लिखते हैं कोफिशिएंट को। और क्या बताओगे? ये तो यूनिट तो दोनों की सेम हो जाएगी, हेनरी हेनरी, इसको छोड़ दो आप लोग। उसके बाद और क्या बता सकते हो? इन सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ अफेक्ट द मेन करंट। ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट कहाँ पे हो रहा है ये आप लोग बता सकते हो वैसे तो अलग से पॉइंट बनाकर, कि ईएमएफ हमारा सेल्फ इंडक्शन में उसी कॉइल में जनरेट होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दूसरी कॉइल में जनरेट होता है। उसके बाद ये जो ईएमएफ होता है सेल्फ इंडक्शन का, वो उसी कॉइल में होता है, उसी कॉइल में जनरेट होता है, तो इस वजह से हमारा जो मेन करंट है उसको थोड़ा सा अफेक्ट करता है, क्योंकि अपोज कर रहा है इसको तो ये अफेक्ट करता है। लेकिन ये सामने अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो यहाँ पर दो कॉइल हमारे पास होती है, और करंट अगर हम लोग ईएमएफ इसमें जनरेट करवा रहे हैं तो ये इतना अफेक्ट इसको नहीं करता है, करता है ये भी अफेक्ट, लेकिन इतना नहीं करता है। इसके कंपेयर में हम लोग ना के बराबर मान सकते हैं। ओके, तो ये बात आप लोग लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। चलिए, तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं। अगला एडी करंट है जो कि रिड्यूस हो चुका है आपका, इसको आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो। धन्यवाद, करते हैं वीडियो को एंड।